बैक इन एएससी क्लासेज। आज हम लोग इस क्लास में केमिस्ट्री का सेकंड क्लास है। इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए जो पढ़ रहे थे, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग कुछ उसका इंट्रोडक्शन, डेनियल सेल, गैल्वेनिक सेल के बारे में कुछ देखे थे। उसका सेल इक्वेशन लिखना, ये हाफ रिएक्शन, सेल हाफ रिएक्शन लिखना, फिर रिप्रेजेंट करना, ये देखे थे। अब उसी सीरीज में हम लोग आगे बढ़ते हुए अपना सेकेंड स्टेप बढ़ाते हैं और इसमें सेल से रिलेटेड कुछ पोटेंशियल की बात करते हैं। आप सेल वाले कंसेप्ट में हम लोगों ने देखा था कि जो सेल होते हैं तो वो दो हाफ सेल से मिलकर के बने होते हैं और उसके बीच में एक साल्ट ब्रिज कनेक्ट करता है उनको। तो जो हाफ सेल होते हैं, एक एनोड पार्ट का होता है, एक कैथोड पार्ट का होता है। कन्वेंशनली हम लोग जब रिप्रेजेंट करते हैं तो सेल के एनोड पार्ट को लेफ्ट साइड में और कैथोड पार्ट को राइट साइड में लिखते हैं, ये आप जान चुके हैं। तो हम लोग उसमें ये देखे थे कि उसी में से एक, जैसे जिंक और डेनियल सेल की बात करते हैं तो जिंक रॉड को जब जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डाला गया था, कॉपर रॉड को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाला गया था, और तो उस कंडीशन में क्या हो रहा था, तो उसमें हमने देखा था कि जिंक वाला जो इलेक्ट्रोड था, जैसे यहाँ पर कोई हाफ सेल है, इसमें आपका ये जिंक रॉड डाला गया है, ये Zn है। तो इसकी टेंडेंसी क्या थी, इसमें जिंक सल्फेट आपको डाला गया था, यहाँ पर जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन था, एक्वस था। तो इसमें क्या हो रहा था कि दो काम हो रहा था। जिंक सल्फेट अपने जिंक आयन को स्प्लिट कर रहा था, मतलब जिंक सल्फेट आयन का डिसोसिएशन हो रहा था वाटर में, तो Zn2+ आयन बन रहा था। और इसमें भी तो एक तरफ तो ये रिएक्शन हो रहा है कि Zn2+ आयन बन रहा है और ये जिंक रॉड भी है, तो Zn2+ आयन की टेंडेंसी होती है कि वो जो यहाँ से निकला हुआ है Zn2+ आयन सॉल्यूशन से, उसकी टेंडेंसी होती है कि वो स्टेबल Zn बना ले। यहाँ पर जो Zn इससे निकल रहा है, इससे जो Zn2+ निकल रहा है, इसकी टेंडेंसी है कि ये दो इलेक्ट्रॉन ले करके आपको Zn मेटल बना ले। और उसी तरीके से ये जो सेल का रॉड है, इस रॉड Zn रॉड भी है, तो इस रॉड की टेंडेंसी है कि उसके जो एटम हैं वो चाहते हैं कि हम अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके और इस सॉल्यूशन में Zn+ आयन बना लें, इलेक्ट्रॉन अपना लूज करें। तो चूँकि ये Zn2+ है तो ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है और इसमें वाले जो हैं Zn वो अपना इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं। तो अब दोनों के बीच में एक आपस में अट्रैक्शन का रिलेशन बन रहा है, तो इसके Zn इसके इलेक्ट्रॉन को लेना चाहते हैं, ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके और Zn2+ में बदलना चाहते हैं। या यूँ कह सकते हैं कि सॉल्यूशन का Zn2+ आयन में है, तो ये ऑलरेडी Zn मेटल में कन्वर्ट होना चाहता है और इसके जो Zn एटम्स हैं वो Zn2+ आयन में कन्वर्ट होना चाहते हैं। तो Zn2+ में कन्वर्जन का जो रेट है, यानी ऑक्सीडेशन रेट जो है, वो बहुत ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू द रिडक्शन रेट ऑफ Zn2+ आयन। तो सॉल्यूशन के जो Zn2+ आयन है उनका रिडक्शन रेट बहुत कम है और Zn मेटल का जो ऑक्सीडेशन रेट है, लूजिंग इलेक्ट्रॉन का जो रेट है, वो ज़्यादा होता है। तो इसके कारण ओवरऑल इन दोनों के बीच में इसका कुछ अलग पोटेंशियल हो जाता है मेटल रॉड का, और ये जो आपका सॉल्यूशन है इसके आयन का अलग पोटेंशियल हो जाता है। तो जब अलग अलग कैपेसिटी है, अलग अलग उसका लिमिट है, इसका जो टेंडेंसी है ज़्यादा है, इसका कम है, चाहे इसका कम हो इसका ज़्यादा हो, दोनों में से किसी एक का ज़्यादा हो किसी एक का कम हो, तो अलग अलग मेटल के लिए ये टेंडेंसी अलग अलग पाई जाती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि
मेटल और उसके सॉल्यूशन के आयंस के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने लगता है। इसका पोटेंशियल कुछ अलग होगा, इसका पोटेंशियल कुछ अलग होगा, और दोनों के बीच में यानी मेटल और उसके जो आयंस हैं इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, उन दोनों के बीच में पोटेंशियल में डिफरेंस होता है, और उसी डिफरेंस को हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उस इलेक्ट्रोड के लिए कहते हैं। तो हमारा डिफिनीशन है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द मेटल एंड द मेटल आयन ऑफ द सॉल्यूशन इन विच इट इज डिप्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और उसको हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं इन द गिवन कंडीशन। जैसे यहाँ पर आपका जिंक है, एक गिवन कंडीशन है, और इस गिवन कंडीशन में इसके सॉल्यूशन में जो Zn2+ मिला, इस मेटल के Zn में, दोनों के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस आएगा वही इस इलेक्ट्रोड के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाएगा। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का सिंपल मीनिंग यही ध्यान रखना है अंडरस्टैंडिंग के लिए। कभी कभी डिफिनीशन आ सकता है पूछने के लिए, लिखने के लिए, तो कि सेल का जो आयन है उसके और जो उसमें रॉड डिप किया गया है उसके दोनों के पोटेंशियल का डिफरेंस ही उस इलेक्ट्रोड के लिए सेल पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाएगा, क्योंकि अभी हम एक इलेक्ट्रोड की बात कर रहे हैं। और ये जानिए कि पोटेंशियल टर्म जहाँ भी इसमें यूज होगा तो कहीं ना कहीं दो पॉइंट के बीच के पोटेंशियल का डिफरेंस ही है वो। तो जब हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात कर रहे हैं मतलब एक इलेक्ट्रोड, तो उसमें दो पार्ट कौन कौन हो गए, एक हो गया आपका इलेक्ट्रोलाइट और एक हो गया मेटल, तो इन्हीं दोनों के बीच का डिफरेंस होगा। अब वही जब सेल पोटेंशियल में आएंगे तो वहाँ सेल एक हुआ, उसके दो पार्ट कौन हुए, तो दो इलेक्ट्रोड, एनोड और कैथोड, तो वहाँ पर उसकी बात करेंगे। अब देखते हैं कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग SEP भी बोलते हैं। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है कि यही सेल जो हाफ सेल लिया है हम, इस टाइप का कोई भी हाफ सेल हो सकता है, तो उस हाफ सेल में जो आयन इन्वॉल्व्ड हैं या उसका कंसंट्रेशन ऑफ आयन जो है, अगर वह यूनिटी यानी 1m हो तो स्टैंडर्ड कंडीशन माना जाता है। तो उस कंडीशन में उस हाफ सेल का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा उसी को हम लोग कहेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो हम उसको डिफाइन कर सकते हैं कि व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द स्पीसीज इन्वॉल्व्ड इन द हाफ सेल इज यूनिटी, यूनिटी मीन्स 1m, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1m, देन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज नोन एज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ई पर नोट लगा सकते हैं, ये स्टैंडर्ड। तो अब इसी में जैसे हम लोग यूज करते हैं हाइड्रोजन सेल के पोटेंशियल को स्टैंडर्ड में, तो वहाँ पर हम लोग लिख देते हैं जैसे एग्जांपल के लिए कि ई स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कितना होगा, यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो फिर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ है, चाहे कोई भी इलेक्ट्रोड हो, हाइड्रोजन के लिए स्टैंडर्ड इसलिए माना जाता है कि उसका जो वोल्टेज होता है या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो उसका 0.00 वोल्ट माना जाता है, और इसको हम लोग रेफरेंस सेल के रूप में यूज करते हैं। तो उस SHE के बारे में हम लोग अलग टॉपिक पर देख लेते हैं, थोड़ा सा देख लेंगे, लेकिन ये जान लीजिए कि वो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल है, उसमें जो वोल्टेज होता है इलेक्ट्रोड वोल्टेज वो आपका 0.00 वोल्ट होता है, और उसको हम लोग स्टैंडर्ड सेल के रूप में यूज करते हैं अदर इलेक्ट्रोड्स के पोटेंशियल को मेजर करने के लिए। तो उसके प्रोसेस को हम लोग आगे देखेंगे। फिर अब उसके बाद आता है सेल पोटेंशियल। जब एक एक इलेक्ट्रोड की बात कर लिए तो एक इलेक्ट्रोड में दो पोटेंशियल की बात आई, एक डायरेक्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दूसरी बात आई स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो जब सेल किसी भी कंडीशन में है तो उसका जो पोटेंशियल है उससे ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया। जब उसका कंसंट्रेशन यूनिटी लिया गया 1m लिया गया,
आयन का, तो उस कंडीशन में उसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं सेल पोटेंशियल पर। तो जैसा हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में बताया कि ये किसी न किसी दो पॉइंट के या दो चीज़ों के बीच का डिफरेंस होता है, दो जगह का इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल का डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर दो चीज़ कौन था, तो एक मेटल रड था और एक उसका मेटल आयन ऑब्टेन फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट था। तो उसी तरीके से अगर सेल पोटेंशियल की बात करते हैं तो आप जानते हैं कि सेल में दो पॉइंट होते हैं, दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक एनोड और एक कैथोड। तो उसी में अब सेल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, तो सेल पोटेंशियल जो होता है वो दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच के ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस के बराबर होता है। सेल के फार्मूला में हम लोग देखे हैं कि जब सेल को रिप्रेजेंट करते हैं तो लेफ्ट साइड में हम पहले एनोड को लिखते थे, राइट साइड में कैथोड को लिखते थे। तो जब हमको निकालना होता है सेल पोटेंशियल तो उसके लिए ई राइट, या राइट में हमने क्या लिखा है, कैथोड। तो कैथोड प्लेट का जो पोटेंशियल है उसका पोटेंशियल पहले लिखते हैं और उसके बाद लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड में हमारा एनोड होता है तो एनोड का पोटेंशियल लिखते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो सेल का हमारा सेल पोटेंशियल हो जाता है। ज़्यादातर हम लोग स्टैंडर्ड केस में इसको मेंटेन करते हैं और एक्सप्रेस करके उसका कैलकुलेशन करते हैं। तो ये आपका सेल पोटेंशियल सिंपली हो गया और इसी में स्टैंडर्ड कंडीशन लगा दिया जाए, यानी स्टैंडर्ड कंडीशन का एनोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड कंडीशन का आपका स्टैंडर्ड ये कैथोड पोटेंशियल लिया जाए, तो उस केस में जो पोटेंशियल का डिफरेंस आएगा वो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल दूसरा कुछ नहीं, वो उसको सिंबल में हम लोग ई नॉट सेल लिख देंगे। यहाँ पर कैथोड में से एनोड को माइनस करना है, ये हमेशा ध्यान रखना है। तो ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, तो ये आपका हो गया स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। और जब सेल से हम कोई करंट नहीं लेते हैं तो उस कंडीशन में जो सेल पोटेंशियल होता है या स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल होता है तो उसी को हम लोग उसका ईएमएफ भी बोलते हैं। ईएमएफ से आप 10th क्लास में भी परिचित होंगे, 12th क्लास में भी मिला होगा फिजिक्स में या मिलेगा इलेक्ट्रिक करंट में। ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है यहाँ पर, तो दोनों इलेक्ट्रोड के स्टैंडर्ड कंडीशन में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हैं उनका डिफरेंस है, और ये ईएमएफ और उस कंडीशन में कब, तो जब उसमें कोई करंट पास नहीं कर रहा है, दोनों इलेक्ट्रोड का डायरेक्टली जो सेल के लिए पोटेंशियल है वो आपका ईएमएफ हो जाता है। अब इसके बाद इसके अगले पॉइंट पर आते हैं। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में हम लोग बात करते हैं कि ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता क्या है। इसके लिए हम लोग देखते हैं कि अगर किसी भी एक हाफ सेल के या किसी एक इलेक्ट्रोड का हम लोग एग्जैक्ट चाहें पोटेंशियल मेजर करना, सेल पोटेंशियल मेजर करना चाहें, तो वो डायरेक्ट हम मेजर नहीं कर पाते हैं। उसके लिए कोई अप्रोप्रिएट सूटेबल हमारे पास ऐसा सिस्टम नहीं है या कुछ इक्वेशन नहीं है जिसे डायरेक्ट हम उसको निकाल पाएँ। तो उसके लिए हमको किसी न किसी स्टैंडर्ड चीज़ के कंपैरिजन करके निकालना पड़ता है। तो कंपैरिजन के लिए कन्वेंशनली हम लोग हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड कंडीशन में रखते हुए यूज करते हैं और उसी को जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है स्टैंडर्ड कंडीशन में। स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब कि 1 m कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट रखते हुए, तो उसको हम लोग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। बेसिकली इसमें होता क्या है कि जैसे एक वेसल है, इस वेसल के अंदर आप प्लेटिनम रड का ये बना होता है, प्लेटिनम कोटेड होता है, प्लेटिनम प्लेट से ये आपका बना हुआ है ये, और इस पर फ्लो कराने के लिए, हाइड्रोजन के फ्लो कराने के लिए एक लगा दिया जाता है। तो ये आपका प्लेटिनम रड है ये पूरा, तो ये पीटी है। तो पीटी रड का ही इसमें यूज इसलिए किया जाता है कि ये हाइड्रोजन से रिएक्शन नहीं कर पाता है,
इसकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, इसलिए हाइड्रोजन आयन से रिएक्शन नहीं कर पाता है। अगर अदर मेटल्स का हम लोग यूज करते हैं तो वहाँ पर कुछ दूसरे रिएक्शंस के होने का चांस रहता है और उस कंडीशन में हमारा ये इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस या जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड मेजरिंग का प्रोसेस है डिस्टर्ब हो सकता है। इसीलिए स्टैंडर्ड रूप में हम लोग यूज करते हैं प्लेटिनम रॉड का। और इसके अंदर ये सॉल्यूशन भरा जाता है। इस सॉल्यूशन में आप HCl, ये आपका HCl डाइल्यूटेड कंडीशन में डाल दिया जाता है। ये सॉल्यूशन में आपका डाला गया है HCl। तो HCl जब एक्वस होता है तो ये क्या देता है, H+ आयन देगा। ये वाला हमारा H+ आयन रिलीज करता है एक्वस फॉर्म में, और इधर से भी हाइड्रोजन इन कराया जाता है। तो जब इस इलेक्ट्रोड से होते हुए इलेक्ट्रोड के माध्यम से इधर से भी हाइड्रोजन आता है, इधर से भी हाइड्रोजन आयन जाता है, तो ये जो रड है, इलेक्ट्रोड है, ये जस्ट लाइक जैसे जिंक इलेक्ट्रोड, कॉपर इलेक्ट्रोड का यूज करते थे उससे ही यूज बिहेव करने लगता है। और इसमें हाइड्रोजन आयन नीचे है, इधर से भी एटमॉस्फेरिक हाइड्रोजन आ रही है। तो जब हम लोग इसका कंसंट्रेशन 1m रखते हैं, ये 1m रखा जाए, और तो उस कंडीशन में इधर से जो हाइड्रोजन गैस आ रही है उसका 1 बार या 1 atm लिख सकते हैं, ये इसका प्रेशर रखा जाता है। तो जब इसका प्रेशर 1 बार या 1 atm रखा जाए, इधर आयन का कंसंट्रेशन HCl का जो दिया गया है 1m रखा जाए, तो इस कंडीशन में ये जो सेल है यही आपका SHE है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब इस इलेक्ट्रोड का यूज क्या है, क्यों इसको बनाते हैं, क्या जरूरत है बनाने की। तो जब हम किसी चीज़ को मेजर, किसी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करना चाहते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, तो उसके लिए हमको कोई ना कोई एक स्टैंडर्ड कंडीशन वाले इलेक्ट्रोड की ज़रूरत पड़ती है। तो उसी स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए हम लोग इस SHE का यूज करते हैं, सेल का। अब हमको मेजर करना, इसका वोल्टेज हम कितना लेते हैं, इसका वोल्टेज जो होता है SHE कितना होगा स्टैंडर्ड कंडीशन में, स्टैंडर्ड ले रहे हैं क्योंकि 1m और 1 atm है तो स्टैंडर्ड हुआ। इस कंडीशन में इसका वोल्टेज कितना होता है 0.00 वोल्ट, ये आपका स्टैंडर्ड कंडीशन हो गया। अब इसका यूज हम करेंगे तो यूज किस लिए करते हैं, तो इसका रिप्रेजेंटेशन अगर पूछ दिया जाता है कभी कि सेल रिप्रेजेंटेशन बताइए SHE का, तो आपको याद रखना है कि सेल रिप्रेजेंटेशन में ये प्लेटिनम रॉड से बना होता है। तो प्लेटिनम सॉलिड है और साथ में H2 है, गैस जो आ रही है, और इसका कन्वर्जन होगा किस रूप में, H+ आयन के रूप में। तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रोड का रिप्रेजेंटेशन। इसका सेल रिएक्शन क्या होगा, तो सेल रिएक्शन में यहाँ पर H+, चूँकि ये क्या हो रहा है, यहाँ पर H+ है, इसका H2 में कन्वर्जन हो रहा है। यहाँ से आपको H+ मिल रही है, इधर से H2 में कन्वर्जन हो रहा है, यानी रिडक्शन हो रहा है। तो सेल रिडक्शन, ये रिएक्शन हो जाएगा, H+ एक्वस है, उसमें इलेक्ट्रॉन मिलते हैं और इलेक्ट्रॉन मिल करके हाफ H2O के रूप में करते हैं। तो ये इसको हम लोग सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि ये इक्विलिब्रियम का कंडीशन होता है, यानी जिस रेट से इधर से हाइड्रोजन एटमॉस्फेरिक आ रहा है, H+ आयन में कन्वर्ट हो रहा है, उसी रेट से इधर से आपका H+ आयन भी E से कंबाइन होकर के H2 के रूप में मिल रहा है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन टाइप का केस हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद इस SHE का यूज क्या होता है, तो यूज के लिए हम लोगों ने बात किया कि इसकी सहायता से हम किसी भी दूसरे इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल मेजर कर सकते हैं। अब पोटेंशियल मेजर करने के लिए हमको लॉ लगाना है, कुछ ना कुछ रूल लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमने कहा है, अभी बात किया है कि ऐसा कोई मेथड नहीं है जिससे इंडिविजुअली एक इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को हम डायरेक्ट मेजर कर लें। तो उसके लिए हम लोग एक सेल जो हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, इसको हम लोग लेफ्ट साइड में रखते हैं, यानी एज एनोड यूज करते हैं। क्या करते हैं, SHE को
लेफ्ट साइड में हम रखते हैं और इसका यूज कैसा होता है तो एनोड की तरह होता है। और राइट साइड में आप जो सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिस हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना चाहते हैं उसको राइट साइड में रख करके उसके बाद उसका कंपेयर करते हैं, उसको स्टैंडर्ड कंडीशन में लाते हैं 1m वहाँ पर। तो जैसे ये आपका हो गया प्लेटिनम हाइड्रोजन गैस 1 atm पर लिया गया 1 बार पर, H+ आयन में कन्वर्ट रहा है 1m पर है कंसंट्रेशन। तो ये हो गया हमारा एनोड पार्ट, यहाँ से यहाँ तक ये हमारा था एनोड पार्ट, इसके रूप में हमने यूज कर लिया। और ये सेल रिप्रेजेंटेशन में आप जान चुके हैं कि मिडिल में साल्ट ब्रिज के लिए हम लोग यूज करते हैं आपको डबल वर्टिकल पैरेलल लाइन, तो ये लिख दिए। अब हम कॉपर का लेना चाहते हैं, जैसे डेनियल सेल में हमने यूज क्या था वहाँ पर, या गैल्वेनिक सेल में कि आपको कॉपर और जिंक का यूज किया था इलेक्ट्रोड। तो डेनियल सेल में जो हम कॉपर और यूज किए थे या उसको गैल्वेनिक सेल के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे कॉपर और जिंक वाले सेल को, तो उसके लिए हम निकालना चाहते हैं कि कितना हो सकता है उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो देख सेल पोटेंशियल, तो देखिए सबसे पहले हमने एक कॉपर वाला सेल लिया हाफ सेल, तो कॉपर वाले सेल को हाइड्रोजन के साथ कंप्लीट करके एक सेल बना लिए। और इस सेल में जब मेजर किया जाता है इसका पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसका मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस पाया जाता है कॉपर वाले का हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में। तो ई सेल जो पाया जाता है मेजरमेंट के अनुसार ये 0.34 वोल्ट पाया जाता है एक्सपेरिमेंटली। और ये जो है हम जो लेफ्ट साइड वाला यूज कर रहे हैं, तो लेफ्ट साइड वाला इसका कितना है सेल पोटेंशियल, तो इसका सेल पोटेंशियल जो माना गया है 0। तो अगर हम कंसीडर करें कि ई सेल स्टैंडर्ड इक्वल्स टू ई आर स्टैंडर्ड माइनस ई एल स्टैंडर्ड, तो ई एल स्टैंडर्ड में हमने क्या यूज किया है, ये SHE को यूज किया है। SHE को यूज किया है तो इसका वोल्टेज कितना है, तो 0.00 है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ER स्टैंडर्ड माइनस 0.00, तो ओवरऑल क्या बचा, ER स्टैंडर्ड बचा, यानी ई सेल का जो वैल्यू होगा वही ER के वैल्यू के बराबर होगा। तो यहाँ भी वही चीज़ है कि एक हमने कॉपर का सेल बनाया हाइड्रोजन के साथ, इसका मेजर किया गया वोल्टेज, ये वोल्टेज पाया गया 0.34 वोल्ट। तो ये कॉपर सेल का हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में पोटेंशियल डिफरेंस भी है, सेल का भी है स्टैंडर्ड कंडीशन में, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। और यही चीज़ बेसिकली यहाँ पर हम इस इक्वेशन के हिसाब से हम देख लेते हैं कि राइट वाले का, यानी राइट में क्या हमने लिया है कॉपर, तो कॉपर इलेक्ट्रोड वाले हाफ सेल का पोटेंशियल भी हमारा वही होगा। क्यों, क्योंकि हमने एनोड वाला, ये आपका कैथोड हो गया, तो इसका कॉपर वाले के लिए ये मिलता है हमको 0.34 वोल्ट। अब इसी तरीके से इसी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ दूसरा हम सेल बनाते हैं, वो सेल आपका जिंक वाला लेते हैं, जिंक और जिंक आयन का सेल बनाते हैं। उसी तरीके से इसका फिर मेजर किया जाता है, तो इसके मेजरमेंट से हमको इसका सेल पोटेंशियल मिलता है कितना, तो इसका मिलता है मिला है माइनस 0.76 वोल्ट, स्टैंडर्ड कंडीशन में यही मिलेगा। तो जिंक के लिए इतना मिला और कॉपर के लिए ये मिला। तो ये डिफरेंट कंडीशन में आपके बुक में NCERT में या अदर बुक्स में भी जो डिफरेंट मेन एलिमेंट्स हैं उनका जो सेल यूज होता है, सेल बनाया जाता है, तो उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या उसको इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल भी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल दिए गए हैं या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिए गए हैं, आप उनको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, उनके द्वारा आपको कैलकुलेशन में हेल्प मिलेगा। जनरली जब आपको क्वेश्चन दिया जाता है बनाने के लिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इससे रिलेटेड, तो उस कंडीशन में आपको सेल से रिलेटेड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स दे दिए जाते हैं और उसके आधार पर आपको कैलकुलेशन करना होता है। तो उस टेबल की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए, या अगर आप उसको याद करना चाहते हैं मेन उसमें एलिमेंट जो जनरली यूज में आते हैं
उनका आप चाहे तो याद भी कर सकते हैं या देख सकते हैं। तो अब उससे कैलकुलेशन में क्या फ़ायदा होता है, तो देखिए मान लीजिए कि हमने कॉपर वाले का निकाला इतना, जिंक वाले का निकाला इतना। अब जिंक और कॉपर को मिला करके जब हम डेनियल सेल बनाते हैं तो उस डेनियल सेल में या कॉपर और जिंक वाले गैल्वेनिक सेल का अगर हमको पोटेंशियल डिफरेंस बताना हो या ईएमएफ बताना हो या स्टैंडर्ड सेल बताना हो, तो हम लोग इसके पहले वाले लेसन में बात किए थे कि उसका 1.1 वोल्ट मानते हैं। तो ये 1.1 वोल्ट कहाँ से आया, तो उसमें हम लोग अगर गैल्वेनिक सेल के लिए या जिंक वाले गैल्वेनिक सेल के लिए निकालना चाहते हैं तो वहाँ पर क्या करेंगे कि ई स्टैंडर्ड सेल, डेनियल सेल के लिए, गैल्वेनिक सेल के लिए आप निकाल लीजिए। तो गैल्वेनिक सेल जो जिंक और कॉपर से बना है, तो ई सेल के लिए आपका क्या हो जाएगा, तो ई स्टैंडर्ड और राइट में, तो राइट में क्या था, कॉपर था, तो कॉपर वाले का निकाल लीजिए। कॉपर 2+ से कॉपर आया माइनस ई स्टैंडर्ड जिंक 2+ से, जिंक 2+ से Zn आया, तो स्टैंडर्ड। तो ये आपका कितना था, कॉपर वाला था हमारा 0.34, तो ये हो गया हमारा 0.34 माइनस, और जिंक वाला था हमारा -0.76, तो इसको हम लिख लेते हैं -0.76, तो ये हो गया हमारा 0.34 प्लस 0.76, और इसको दोनों को ऐड कर देते हैं तो हमारा आता है 1.10 वोल्ट, चाहे इसको 1.1 वोल्ट भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमने जो डेनियल सेल को गैल्वेनिक सेल के रूप में इस्तेमाल करते थे, उसका या वोल्टेज सेल भी बोलते हैं, तो उसका आपका वोल्टेज आता है स्टैंडर्ड कंडीशन में 1.1 वोल्ट। और इसके बाद जब ये SHE जान गए, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जान गए, उसके पोटेंशियल को जान गए, उसके यूज को जान गए कि कैसे उसका यूज किया जाता है, तो इसके बाद आज की वीडियो में एक नस्ट इक्वेशन का हम लोग देख लेते हैं टॉपिक, उसके बाद फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। नस्ट इक्वेशन बेसिकली एक रिलेशन देता है हमको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, टेम्परेचर और कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन के बीच में। जब हम कोई सेल बनाते हैं तो उस सेल में या जो इलेक्ट्रोड बनाते हैं तो उस इलेक्ट्रोड के लिए टेम्परेचर, हर एक इलेक्ट्रोड में टेम्परेचर का, उसके मोलर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का, और फिर उसका ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशन है, उस पर कैसे कैलकुलेशन हो सकते हैं, इसी का एक स्टैंडर्ड इक्वेशन देता है नस्ट इक्वेशन। तो ये अब इस इक्वेशन का क्या मतलब है, क्या करता है, तो जैसे मान लीजिए कि हमने कोई एक इलेक्ट्रोड लिया, जिस इलेक्ट्रोड में रिएक्शन, इलेक्ट्रोड रिएक्शन जनरली हम लोग कॉमन लैंग्वेज में इसको सेल रिएक्शन भी बोलते हैं, बेसिकली सेल रिएक्शन नहीं बल्कि इलेक्ट्रोड रिएक्शन होता है। और इसके पहले भी जो हमने एग्जाम्पल देखा था, उस एग्जाम्पल में भी बेसिकली जैसे इलेक्ट्रोड हमने यूज किया था, तो इलेक्ट्रोड के SHA का जो रिप्रेजेंटेशन, तो उसको भी जनरल लैंग्वेज में लोग सेल इक्वेशन बोल देते हैं, लेकिन जब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड है वो SHE है, तो उसका जो हमने रिप्रेजेंटेशन किया था वो इलेक्ट्रोड रिप्रेजेंटेशन था, और उसी का जो इक्वेशन भी लिखे थे तो वो बेसिकली सेल इक्वेशन नहीं करके उसको इलेक्ट्रोड इक्वेशन बोलना ज़्यादा उचित होगा, ऐसे कॉमन लैंग्वेज में बोल सकते हैं। तो यहाँ भी आपका ये जो इलेक्ट्रोड रिएक्शन है कि मेटल Ne+, N का मतलब हुआ यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिलीज बाय ईच मेटल एटम। अब वो वैलेंसी के अनुसार, जैसे किसी में 1 इलेक्ट्रॉन निकला, किसी में 2 निकला, किसी में 3 निकला, तो उसके अनुसार N का वैल्यू 1 2 3 हो सकता है। एक्वस में निकला हुआ है तो जितना इलेक्ट्रॉन यहाँ निकलेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन मिलेगा, और मिलने से इसका रिडक्शन होगा तो मेटल आपका बनेगा। N+ हो, N इलेक्ट्रॉन इसमें मिलेंगे, प्लस माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आपका मेटल
बन जाएगा, रिडक्शन रिएक्शन में यही था। तो अब इसका द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी कंसंट्रेशन मेजर्ड विद रेस्पेक्ट टू, WRT का मतलब विद रेस्पेक्ट टू SHE मीन्स स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई। अब नर्स इक्वेशन ने कहा कि किसी भी मेटल इलेक्ट्रोड को लिया गया है, उसका मेजर किया गया है SHE के रिस्पेक्ट में, तो हम लोग उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो E जैसे मेटल Ne+M रिडक्शन है, तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होगा, तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा E स्टैंडर्ड, इसी सेल के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस RT बाई N इंटू F और LN मीन्स नेचुरल लॉग ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ मेटल बाई मोलर कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन। तो अब ई सेल जो होता है, इसी बात को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि EMN+ है, तो इतना लंबा लिखने में थोड़ा सा जो हमको लग रहा है, तो इसको ईजी वे में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ई सेल। ई सेल क्या है, तो ई सेल इक्वल्स टू ई स्टैंडर्ड सेल माइनस 2 पॉइंट। अब LN को जब हम कन्वर्ट करते हैं बेस 10 के लॉग में, तो वहाँ पर आप पहले से जानते हैं कि 2.303 से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो LN को हमने लॉग में कन्वर्ट कर दिया। लॉग लिखने का मतलब कि ये बेस 10 पर लिया गया है, जो आपके लॉग टेबल में वैल्यू देखते हैं तो लॉग का ही वैल्यू मिलता है, LN का वो वैल्यू नहीं है। तो LN को कन्वर्ट करने के लिए 2.303 इंटू RT बाई में NF। NF क्या है, N जितना यहाँ पर आयन बन रहा था, या जितना इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा था इलेक्ट्रॉन आयन बनाने के लिए, या जितना इलेक्ट्रॉन मिल करके इसको रिड्यूस कर रहा था। और यहाँ पर F जो होता है वो F आपका फैराड है, तो 1 फैराड हम लोग लेते हैं। 1 फैराड ये बेसिकली जैसे चार्ज का हम लोग देते हैं, तो चार्ज का ही यूनिट हम लोग कूलम भी यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है तो इसमें हम लोग फैराड यूज करते हैं। और फैराड क्या होता है, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन के द्वारा जितना चार्ज कैरी किया जाता है बेसिकली वही फैराड होता है। और यहाँ पर हम 1 मोल इसलिए कंसीडर करते हैं कि अगर हम लोग किसी भी इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात करें या उससे रिलेटेड बात करें, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करें, तो उसमें हम एक एटम को, एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, 2 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, बल्कि बल्क ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं एक साथ। तो जब ज़्यादा अमाउंट में जाते हैं तो उनको मेजर अमाउंट में कैलकुलेशन में इजी के लिए हम मोल का यूज करते हैं। तो इसीलिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो ट्रांसफर चार्ज है उसके कैलकुलेशन के लिए हमको फैराड यूनिट की ज़रूरत पड़ती है। और 1 फैराड में आप वैल्यू निकालने के लिए इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप निकालना चाहते हैं तो जान भी सकते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और 1 मोल का एवोगैड्रो नंबर जो है एवोगैड्रो कांस्टेंट से उसको मल्टीप्लाई कीजिए तो अप्रॉक्सीमेटली उतना वोल्ट वैल्यू आपका आ जाएगा। तो अब यहाँ पर ये 2.303 RT/NF हो गया लॉग। और ये देखिए M जो है, ये M आपका क्या है, तो मेटल है, और सॉलिड है, तो सॉलिड का मोलर कंसंट्रेशन 1 होता है, 1 लिया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर जब हम 1 ले लेंगे तो अब तो बच गया केवल Mn+, तो वही हम लिखते हैं कि ई सेल इक्वल्स टू ई स्टैंडर्ड सेल माइनस 2.303 RT/NF इंटू log 1 बाई इतना। और यहाँ पर क्यों लिखा गया 1, तो इसका एक्सप्लेनेशन दे दिया, चूँकि मोलर कंसंट्रेशन जो होता है M का 1m होता है। ठीक है। अब इसके बाद अगर इसी फार्मूला में हम लोग ये स्टैंडर्ड कंडीशन की बात करते हैं तो ई सेल यहाँ R है, T है, F है, तो इसका वैल्यू जब हम रिप्लेस करते हैं, T का वैल्यू जो रूम टेम्परेचर पर 298 केल्विन लिया जाता है, फैराड का वैल्यू भी आपका लेते हैं ये 96,500 पर कूलम पर मोल,
और R का वैल्यू आप जानते हैं कि गैस कांस्टेंट है और इसका वैल्यू लिया जाता है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। तब क्या होता है कि ई सेल स्टैंडर्ड का वैल्यू कितना आएगा, तो ई सेल का वैल्यू ई सेल स्टैंडर्ड माइनस ये जो आपका टॉपिक है एन छोड़ करके ये बाकी जो सब है, तो इसको सिंप्लीफाई करने पर कैलकुलेटेड वैल्यू हमारा आता है 0.059 और आपको इसको कैलकुलेट करके चेक करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी कैलकुलेट करके दिया गया है। तो हम टाइम सेविंग के लिए उसको सीधे याद कर लेंगे कि इस सारा कंडीशन स्टैंडर्ड कंडीशन है, ये स्टैंडर्ड वैल्यू ही है, ये स्टैंडर्ड वैल्यू ही है, रूम टेम्परेचर की बात ही है। तो इस स्टैंडर्ड कंडीशन में हमारा ये जो होगा ये पूरा 2.303 RT/NF नहीं लिख करके n को छोड़ देते हैं, 2.303 RT/F, उसका वैल्यू आप याद रखेंगे कितना, तो 0.059। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि ln चाहे 2.303 इंटू RT/F का वैल्यू कितना होगा। तो अब सबको निकालने की जरूरत नहीं, वो याद रखिए 0.059, तो ये 0.059 हो गया बाई n log 1/m। तो यही आपका इक्वेशन हो गया, नस्ट इक्वेशन का सिंप्लीफाइड फॉर्म, जिसकी सहायता से आप इसमें से ई सेल स्टैंडर्ड और m के बीच में कुछ अपना रिलेशन कैलकुलेशन के लिए देता है। हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाएंगे तो इसमें इसका यूज देखेंगे मिलेगा। और ये बेसिकली सिंप्लीफाइड फॉर्म जो है वो कहाँ से निकला हुआ है, तो टेम्परेचर से, मोलर कंसंट्रेशन से और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये तीनों टर्म से रिलेटेड है। एक टॉपिक और इसमें आता है कि हम लोग केसी यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इससे क्या रिलेशन दे सकते हैं। तो देखिए ई सेल इक्वल्स टू ई स्टैंडर्ड ऑफ सेल माइनस 2.303 RT/NF लॉग। यहाँ पर जो m/mn प्लस देख रहे हैं, ये बेसिकली इस रेडॉक्स रिएक्शन के लिए, स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन के लिए केसी है। तो केसी है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो इसकी जगह पर हम लोग केसी यूज कर सकते हैं। और ln को हटाए हैं तो हमने 2.303 लिया है, तो उसी में मोलर कंसंट्रेशन ऑफ m बाई मोलर कंसंट्रेशन ऑफ m टू द पावर n प्लस को अगर हम रिप्लेस कर देते हैं केसी से और यही फॉर्म कॉन्सेप्ट लगाते हैं, तो हमारा ये यहाँ पर ई सेल आ जाएगा। तो ई सेल हम लोग इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ले रहे हैं, तो मतलब रिएक्शन हमारा इक्विलिब्रियम स्टेज में है। और इन दैट केस द सेल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द सेल कितना हो गया, सेल पोटेंशियल EMF कितना हो गया यहाँ पर, तो 0 हो जाएगा ई सेल, क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन में कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है। तो जब ई सेल 0 हो जाएगा तो इस कंडीशन में अब हम यहाँ 0 लिखेंगे तो ई स्टैंडर्ड सेल माइनस इतना होगा, तो ई स्टैंडर्ड सेल का वैल्यू कितना देगा, तो 2.303 RT/NF इंटू लॉग केसी। ये फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में आपको टी और एफ दे देगा, तो चाहे टी दे देगा तो टी से रिलेट करने के लिए अब इससे नहीं बना पाएंगे। तो अगर टी दे दिया टेम्परेचर, तो उसको हम लोग बनाएंगे इस फार्मूला के माध्यम से। और अगर टी नहीं दिया हुआ है तो हम लोग डायरेक्ट इसी को सिंप्लीफाई करके 2.303 RT/F को सिंप्लीफाई करने पर हमारा वैल्यू आता है 0.059 और बाई में 9 हो गया लॉग केसी। तो जब हमको केसी का वैल्यू निकालना होगा तो क्या करेंगे, इसको इधर इंटू करेंगे, यहाँ लिख सकते हैं कि इम्प्लाइज ई सेल स्टैंडर्ड, तो इक्वल टू इतना भी हो सकता है। और अगर केसी का वैल्यू निकालना चाहें तो n से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये डिवाइड हो जाएगा, तो n ई स्टैंडर्ड ऑफ सेल ई सेल स्टैंडर्ड बाई में 0.059 हो गया। और इसका जब एंटी लॉग है, जब इधर n है, लॉग केसी है, तो केसी निकालेंगे तो उसका एंटी लॉग निकालना पड़ेगा, तो एंटी लॉग ऑफ n ई स्टैंडर्ड ऑफ सेल बाई 0.059 से हम निकाल सकते हैं केसी का वैल्यू। तो आज के वीडियो के बाद हम लोग नस्ट इक्वेशन का यूज, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है और सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, तो इस सारे चीज़ों के बारे में बात किए। अब अगले वीडियो में फिर अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक आप वीडियो को रिप्ले करके देखिए, बार बार देखिए, समझने का प्रयास कीजिए कंसेप्ट।
और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इसमें जो आप सुझाव देना चाहते हैं इस टॉपिक को, केमिस्ट्री के सीरीज को और यूजफुल बनाने के लिए, आप अपना सुझाव दीजिए कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप के माध्यम से दीजिए। उसका हमेशा वेलकम है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ।